नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बयान का 24 यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत साथियों, आज बाजार के ऊपर नजर डालेंगे कि बाजार के अंदर गिरावट देखने के लिए क्यों मिली और ये वेनेजुएला के बाद अब जो ईरान का नंबर आने वाला है, क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, उसके पीछे क्या है फैक्ट, उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। देखो क्या है, सबसे पहले ये समझो कि आज बाजार में जो गिरावट आई ना, उसके पीछे है रिलायंस। रिलायंस इंडस्ट्री को लेकर के ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट निकाली और उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि कुछ वेसल्स वेसल्स जनरली जिस तरह से कंटेनर बोला जाता है, शिप जो तेल लाते हैं क्रूड ऑयल, उन्हें वेसल्स बोला जाता है। कुछ वेसल्स जो कि रूस से आ रही हैं और वो जो निकले हुए किसी दूसरे देश के लिए थे, लेकिन वो रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी के लिए आ रही हैं। ऐसी रिपोर्ट निकाली, हालांकि उसको रिलायंस की तरफ से आके स्पष्टीकरण दे दिया गया कि नहीं, हमारा ऐसा कोई भी, हम पिछले एक महीने में मतलब 20 दिन के अंदर ना तो अभी कोई हमारा रिलायंस से तेल आया है और ना ही इस महीने में हम मतलब रूस से तेल लेने की उम्मीद लगा रहे हैं और ना ही आएगा। तो कोई ये थी तो वैसे पॉजिटिव खबर, मतलब कि हम कोई तेल नहीं ले रहे, इसका मतलब कि भाई कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसे जो इन्वेस्टर है ना, उन्होंने नेगेटिव वे में ले लिया। नेगेटिव वे में इसलिए ले लिया कि इसका मतलब ये है कि रिलायंस ना सस्ता तेल नहीं खरीद रहा। मतलब रिलायंस को अब रूस की तरफ से जो आने वाला क्रूड ऑयल है, जो कच्चा तेल है, जो सस्ता आता था, वो अब नहीं आएगा। तो इसीलिए जो है ना, रिलायंस के अंदर गिरावट देखने के लिए मिली। और रिलायंस क्या काम करती है भाई, जैसा रिफाइनरी से रिलेटेड है, तो जिस इसके रिलेटेड जितनी भी कंपनियां थी, चाहे वो आईओसीएल थी, बीपीसीएल थी, एचपीसीएल थी, सभी के अंदर गिरावट देखने के लिए मिली। क्योंकि जो मार्केट लीडर है ना, जो इंडस्ट्री का लीडर होता है, अगर वो टॉप से 3% 4% गिर जाएगा, तो ये जो छोटी कंपनियां हैं भाई, इनका तो गिरना बनता है। हालांकि रिलायंस ने इस पर स्पष्टीकरण दे दिया कि नहीं नहीं, हमारा तो वैसा मतलब कोई भी प्लान नहीं है लेने का, ना हमने लिया है। लेकिन माने तब ना, दोबारा दोबारा सोच लिया उल्टा तो गिर गया। अब ट्रेंड पर नजर डाल लेते हैं, ट्रेंड शेयर क्यों गिरा। देखो साथियों, क्या है, जो ट्रेंड का शेयर है ना, उसके पीछे गिरने की पीछे जो वजह है वो है उसके जो अनुमान से खराब आए हुए नतीजे। और उस पर जो ग्रुप सिटी ग्रुप ने जो रिपोर्ट निकाली है, उसने ये कहा है कि हमें लगता है जो ट्रेंड है ना, इसका जो भाव है ना, 4,300 रुपये से बिकवाली की राय देती है, खरीदारी की नहीं, बिकवाली की। तो एक चीज मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जो अमेरिका की जो ब्रोकरेज फर्म है, जब आपने देखा होगा कि अडानी के ऊपर ब्रोकरेज फर्म मतलब जो शायद हिडनबर्ग करके एक कंपनी थी, जो रिसर्च कंपनी थी, वो अडानी की कंपनियों पर रिपोर्ट निकालने लगी थी, तो अडानी के शेयर गिरने लगे थे। अल्टीमेटली क्या भारत की कंपनियों को भी इस तरह के टारगेट किया जा रहा है? ये कहीं ना कहीं देखने की वाली बात है। क्योंकि ब्लूमबर्ग ने एकाएक रिपोर्ट निकाली कि ऐसा लग रहा है कि जो वेसल्स हैं जो रूस से आ रहे हैं, वो रिलायंस की ओर जा रहे हैं। और देखो ना आप, इतनी ऊपर से लार्ज कैप कंपनी है, 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप रखती है रिलायंस। तो रिटेल रिटेल निवेशकों के बेचने से कुछ नहीं होने का। इसमें एफआईआई ने बिकवाली करी है दबा के, तब जाके इतनी गिरावट देखने के लिए मिली है। और ईरान के अंदर भी वेनेजुएला जैसा ही कुछ हो सकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भारत की दूतावास की तरफ से, भारत की जो विदेश सचिव है, उनकी तरफ से एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है ईरान के लिए कि जो भारतीय ईरान में रहते हैं और जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो जाकर जल्द से जल्द जो भारतीय एम्बेसी है वहाँ पे जाकर संपर्क कर लें और प्रयास करें कि कहीं ना जाएं, अनावश्यक रूप से ट्रेवल ना करें। और अगर कर रहे हैं तो अपना जो रजिस्ट्रेशन है, अगर आपका एक्सपायर हो गया है या किसी कारण से आप एम्बेसी में कांटेक्ट नहीं है, तो आप जाके जो भारतीय दूतावास है वहां पे जाके कांटेक्ट कर लो। इसका मतलब वेनेजुएला जैसा कुछ ना कुछ घट सकता है। अच्छा समझ लो पहले, ईरान में आखिर ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है ईरान में। सबसे पहले आपको पूरी पिक्चर समझ में आएगी। देखो, जो 1979 के बाद में जब खामने की सरकार आई ना, तो इसने क्या है, एकाएक जो लेबनान है, हिजबुल्ला है सीरिया है, और हमास है, या गाजा में जो है, इनके समर्थन करना चालू कर दिया। इसका कहना ये है कि ये जो मक्का मदीना में जो सऊदी अरब है ना, यही अकेला मुस्लिमों का लीडर नहीं है। अब पहले मुस्लिमों में देख लो, ये 50 मुस्लिम देश हैं, लेकिन इनमें भी शिया और सुन्नी की लड़ाई है। कुछ जो शिया समुदाय हैं वो बोलते हैं कि हम असली वारिस हैं, और जो सुन्नी है वो बोलते हैं हम असली वारिस हैं। तो इन दोनों में भी विवाद है। तो जो ईरान है ना, ईरान किसे सपोर्ट करता है? हिजबुल्ला को, हमास को, लेबनान को, सीरिया को। तो ये जो देश है इन्हें वो सपोर्ट करता है। तो 1979 के बाद से जब खामने की सरकार आई, तब से ये एक तरफा उनको अंधा समर्थन करता जा रहा है।
तो इसमें जो गिरने के पीछे वजह है ना, जो वहाँ की जनता जो भड़क रही है उसके पीछे वहाँ का जो कारण है वो है प्रोटेक्टरों के ऊपर गोली चलाना। अभी तो ऐसी भी खबरें निकल के आ रही हैं कि मतलब 10 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई है और 35 से ज्यादा जो लोग हैं ना उन लोगों की गोली मार के हत्या कर दी गई है प्रोटेक्टरों की, जो कि आम जनता है जो प्रोटेस्ट कर रही थी। हालांकि इसके ऊपर अमेरिका की तरफ से प्रतिक्रिया आई थी कि भाई अगर आप जो प्रोटेक्टर हैं उनके ऊपर कोई एक्शन लोगे या गोली चलाने का कोई ऐसा हुक्म दोगे तो ध्यान रखना कि अमेरिका आपके ऊपर हमला कर देगा। ये बातें चल रही हैं और ऐसी खबरें भी आ रही हैं मार्केट में कि जो खामनेई है वो अब ईरान के अंदर नहीं है, वो कहीं ना कहीं अपना रूस की तरफ सेट हो चुका है या ईरान को छोड़ के भाग गया है। अपने साथ में 20 से 25 लोगों की टीम ले रखी है उसने, जो उसके सलाहकार थे जो करीबी थे वही है, मतलब एक परिवार टाइप से मान लो 20-25 लोग हैं उसके साथ, पूरे नहीं है बट वो वहां से अंडरग्राउंड है, वहां नहीं। अमेरिका अच्छा उनकी जो मेन झगड़ा वो समझो पहले, इनका जो करेंसी है ना वो डॉलर के अगेंस्ट में बहुत ही कमजोर हो गई है। मतलब आप समझ लो 1.45 बिलियन रुपये लगेंगे तब जाके $1 आएगा। आप इसे हिंदी में समझ लो कि 42,125 रियाल जाने के बाद $1 आएगा। अभी हम जो डॉलर के अगेंस्ट में 90 रुपए देते हैं, अगर हमें $1 खरीदना है ना मार्केट में सपोज करो, क्योंकि ज्यादातर जो ट्रेड होता है ना वो होता है डॉलर में, और हमें अगर सपोज करो $100 का माल बुलाना है कहीं से भी, तो हमें $900 मतलब 100 = 90 मतलब 9,000 रुपये देने पड़ेंगे। हम 9,000 रुपये देंगे जब जाके कहीं भी फॉरेन देश से हमारा $100 का माल आएगा। तो अब उनके लिए ये जो हम जो 90 का प्राइस पे कर रहे हैं ना $1 के अगेंस्ट में, वे कर रहे हैं 42,125 रियाल। अब इसे भारतीय रुपये में समझो, लगभग लगभग 468 रुपये के आसपास में, मतलब एक भारतीय रुपया अगर हम उन्हें दे देना तो वो हमें ₹450 देंगे, समझ लो 500 रुपये देंगे, उनके 500 रियाल, हमारे यहाँ का ₹1। तो उनकी करेंसी बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है। अब समझ रहे हो कि कमजोर होगी तो क्या हो गया, देखो क्या है कि ज्यादातर जो चीजें हैं ना वो कोई भी देश हो, ऐसा नहीं है कि खुद ही बना रहा खुद ही खा रहा, एक दूसरे के साथ में व्यापार करना पड़ता है। और जो व्यापार होता है ना इंटरनेशनल, जो ट्रेड है ना वो ज्यादातर डॉलर में होता है। और जब आपको अपनी करेंसी के अंदर जिस जिस रूप से पैसा देना पड़ रहा है उस रूप से इन्फ्लेशन दुगने तरह से बढ़ रहा है। आप समझो, उम्मीद करो अगर आपका 70 रुपए किलो दूध हो रहा है और वो आपको पता चले अब 700 रुपये किलो दूध होगा, तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले वीडियो बंद करोगे, बोले सब बंद करो और चलो प्रोटेक्ट करने चल रहे, ऐसा कैसे यार इतना महंगा हो जाएगा। तो ऐसा ही हो रहा है भाई, दूध जो है ना 700 रुपये किलो, मतलब जिस स्पीड से वहां का इन्फ्लेशन बढ़ रहा है ना, जिस हिसाब से ईरान की महंगाई बढ़ी है ना, उस हिसाब से वहां का जो लोगों का वेजेस है, जो लोगों की तनख्वाह है वो नहीं बढ़ी है। तो वहाँ जो आम प्रोडक्शन है ना, जो आम जनता है ना, उनके मन में एक मतलब इस्लाम धर्म को लेके मान लो या आप खामनेई सरकार है उसके खिलाफ मान लो, मतलब एक अलग ही लेवल का, नेक्स्ट लेवल का विरोध है। बोले नहीं हमें चाहिए ही नहीं, सरकार ही नहीं चाहिए। और तो और जो खामनेई ने पुराने अपने पुतले बना रखे थे या उनके जो इन्हीं की उसके पुतले बने हुए थे, तो सबको तोड़ रही है वहाँ की जनता कि हमें नहीं चाहिए, हमें जो पुराना ईरान का 1979 से जब पहले हुआ करते थे वो चाहिए। अब वो जो है ना वो किसके समर्थक है? वो अमेरिका का समर्थक है। देखो क्या आपने एक बात पर नोट किया होगा कि जब इसराइल और हमास का युद्ध चल रहा था उस समय पे जो तुम्हारा नितिन याहू है ना, भाई याहू को तो मैं यही बोलता हूँ याहू, वो तो मार देता है याहू। उनने एक आम जनता को एक अपील की थी कि मैं ईरान की जनता से अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द अपने सड़कों पे आए और अपने जो खामनेई सरकार है उन्हें बोले कि देश का नाश होता है, युद्ध से मैं कुछ नहीं रखा। तो हो सकता है उसको कहीं ना कहीं सीक्रेट प्लान हो कि भाई धीरे धीरे करके पहले एक एक करके तोड़ा जाए। जैसे आपने देखा कि हमास में अब क्या हुआ, लेबनान में, अभी हाँ लेबनान से ज्यादा है ऑपरेशन तुम्हारा आयरन करके एक चालू कर दिया है उसने, इसने इसराइल ने, किसके ऊपर? लेबनान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर दिया, लेबनान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर दी है किसने? इसराइल ने। और इसराइल ने तो भैया देखो क्या है ना, अल्टीमेटली जो वेनेजुएला में हुआ ना, वेनेजुएला तो एक ट्रेलर है। अगर ईरान में बहुत जल्द मुझे ऐसा क्योंकि देखो भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है वो तो मैं भी नहीं बता सकता, पर मैं एक अंदाजा लगा सकता हूँ कि ऐसा लगता है कि बहुत जल्द ईरान के अंदर से सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि अमेरिका ने जो वेनेजुएला में किया उसके बाद से जो दुनिया को दर्शा रहा है, मतलब उसके लेवल उसके मन में ऐसा लग रहा है, उसको खुद ऐसा एहसास हो रहा है कि जो जैसा हम कर देंगे वैसा हो जाएगा। और उसके एवज में
तमाम मीडियाओं का दबाव आने के बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाई और उसमें भी वह हल्ला मचा कर रह गया। हालांकि भारत की तरफ से कुछ नहीं कहा गया वेनेजुएला वाले मामले में, उन्होंने भारत को ही धमका दिया। बोले अगर आप रूस से कच्चा तेल ऐसे ही लेते रहोगे तो हम आपके ऊपर 500% का टैरिफ लगा देंगे। मतलब कुछ भी मतलब कुछ भी। तो कुल मिलाकर वो ये चाहता है कि भाई या तो आप, मैं जो बेच रहा हूँ ना आपको, ट्रम्प का सिंपल फंडा है। देखो जो यूरोपियन देश थे ना, जो उनकी पॉलिसी थी वो पॉलिसी ट्रम्प ने फेल कर दी। यूरोपियन देश की पॉलिसी क्या थी कि भाई जितने भी मुख्यालय हैं ना, चाहे WTO का मुख्यालय हो, चाहे WHO का मुख्यालय हो, चाहे IMF का मुख्यालय हो, चाहे मतलब कोई भी, ये सब अपने इधर ले लो और सब अपन पूरी विश्व को कंट्रोल करेंगे। लेकिन ट्रम्प ऐसे है कि वो मानते नहीं। टैरिफ लगाने का जो लीगल तरीका है वो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वहां जाओ वो तरीका बताएंगे। लेकिन उन्होंने बोल दिया मैं मानता नहीं, सब फर्जी है, मैं अपने हिसाब से टैरिफ लगाऊंगा। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एक तरीका है कि भाई वो सबकी रिपोर्ट जारी करता है, लेकिन ट्रम्प बोलता है मैं मानता नहीं है, सब फर्जी है। उनने भी अलग कर दिया। मतलब जितने भी सब मुख्यालय है वो सब अलग है, वो अपने हिसाब से ही चलता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो सबसे ज्यादा इस मतलब ट्रम्प सरकार के आने को नुकसान हुआ वो है यूरोप को। यूरोप को एक तरह से आइसोलेट कर दिया है, यूरोप का महत्व ही खत्म कर दिया ट्रम्प ने। मतलब अमेरिका जो बोलेगा वो होगा। विश्व ये मानता ही नहीं कि यूरोप का कहीं वर्चस्व है। अन्य वेनेजुएला वाले मामले पे हुआ तो जो तुम्हारा यूनाइटेड नेशन के जो गुटुरियो है वो कुछ तो गुटर गुटर तो करते, लेकिन वो अपने डबली बजा कर रह गए। हालांकि यूएन के चार्टर में लिखा है कि किसी देश के संप्रभुता पे हमला नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, लेकिन वो सब बातें ख्याली पलाव है, कुछ जीरो ग्राउंड पे नहीं है ना। ट्रम्प को जो मर्जी आया वो करके लेकर चला गया। अब ऐसी खबरें भी चल रही है कि क्या भारत ऐसे मैंने देख रहा था एक दो जगह, मैंने वीडियो देखी, भारत के लिए भी कर रहे हैं। देखो भारत में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कारण ये है कि भारत परमाणु संपन्न देश है, परमाणु वाले से देशों से वो पहले ही दूर रहता है। मतलब पिछले कार्यकाल में ट्रम्प के किम जोन उन ने पूरे नाक में दम कर रखा था, किसके? ट्रम्प के, किम जोन उन ने। लेकिन ट्रम्प ने पूरा साल बीत गया, बिल्कुल भी किम जोन उन को कुछ नहीं बोला। और अभी भी किम जोन उन अपनी मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है, सुपरसोनिक हाइपरसोनिक मिसाइलों का। और वो बोल रहा है अपनी परमाणु जो उनका दस्ता है, बोले तुम तैयार रहो और हम अमेरिका पर हमला करने वाले हैं। लेकिन अभी भी अमेरिका की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई किम जोन उन के लिए, क्योंकि ये दोनों है संकी, मतलब संकी एज द ईगो वाले आदमी। मतलब क्योंकि ये यूट्यूब पे वीडियो है, मेरी कुछ बातें है, ये दोनों है ईगो वाले आदमी। अगर इसने कुछ बोला और किम जोन उनके ईगो फाट हो गया, बोले यार ये मानता नहीं है, ले दबा बटन। हालांकि उनने गंभीर शब्दों में कहा है कि भाई ये जो माधुरो है उनको रिहा करो, ये गलत है तुम्हारा, ये जिस तरह से तुमने इन्हें उठा लिया। एक चीज और घट रही है अमेरिका में। अमेरिका में डॉलर प्रिंट हो रहे हैं बड़े लेवल पे, बच्चे बड़े लेवल पे प्रिंट हो रहे हैं। इसका मतलब अमेरिका में कुछ ना कुछ ठीक नहीं हो रहा। डॉलर प्रिंट होंगे तो क्या होगा? डॉलर प्रिंट होंगे तो उनका डॉलर जो है ना मार्केट में वैल्यू गिराएगा। आज का अगर डॉलर की बात करोगे ना तो डॉलर इंडेक्स 98.91 बना हुआ है, जहाँ 110 का डॉलर इंडेक्स ने हाई बनाया था, आज 98 पे आ गया है। और जब भी मार्केट में डॉलर की अधिकता होगी तो डॉलर और कमजोर होगा, और कमजोर होगा तो जो भारतीय शेयर बाजार है उनके लिए अच्छा है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा, खैर चलो ईरान वाले मामले को आ जाए, नहीं तो फिर पूरा ईरान वाला मामला हुआ नहीं। तो ईरान पे कुछ ना कुछ बड़ी कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि उनके जो अमेरिका की तरफ से एक सलाहकार है, उन्होंने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली जो टोपी थी उसमें लगा दिया मेक ईरान ग्रेट अमेरिका, ऐसे करके टोपी पहनते नजर आए हैं। इससे पहले वेनेजुएला वाले पे भी ऐसा ही हुआ था। तो इसलिए कुछ ना कुछ बड़ा कदम उठा सकते हैं वो ईरान में, लेकिन जब तक नहीं उठाएंगे, जब तक वहां की जनता का फुल सपोर्ट नहीं मिलेगा। वहां के आप देख रहे होंगे काफी कुछ हो रहा है। भारत की तरफ से क्या हो रहा है? भारत ने केवल एडवाइजरी जारी कर दी है। वेनेजुएला में भी हमने इंतजार करा था कि जैसा पुतिन बोलेंगे हम वैसा करेंगे। अभी यहाँ पर भी हमने अभी तो एडवाइजरी जारी करी है, अब आगे जैसे भी होगा वो। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो कंपनियां हैं उनके ऊपर 150 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है। और पेनल्टी क्यों लगाई है? क्योंकि जो स्पैम कॉल आ रही है ना, उन स्पैम कॉल के लिए ट्राई ने एक सभी को नियम बताया था कि भाई आपको किसी ना किसी कॉमर्शियल नंबर से कॉल करनी है, लेकिन आप प्राइवेट नंबरों से कॉल कर रहे हैं। अभी भी एक 1400 की सीरीज दी गई है शायद, कि आप 1400 की सीरीज से ही कॉल करोगे, तो जिससे जो कस्टमर है उसको ये पता रहे कि ये कंपनी का फोन है या किसी प्रमोशन के लिए किसी ना किसी का कॉल आ रहा है।
हो अभी क्या हो रहा था, अभी प्राइवेट नंबरों से कॉल आ रही थी, आदमी ये समझ के ओपन को उठा लेता था कि यार मेरे किसी मित्र का हो सकता है, जानने वाले का हो सकता है, लेकिन वो निकलता था किसी ना किसी इंश्योरेंस एडवाइजर का या किसी स्टॉक मार्केट की टिप देने वाले का। तो इसको देखते हुए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, जो ट्राई है उसने, जो टेलीकॉम कंपनियां इनके ऊपर 150 करोड़ का पेनल्टी लगाई है। नियम क्या, नियम ये है कि अगर पहली बार गलती करती है कंपनी तो 2 लाख की पेनल्टी है, तो अगली बार 5 लाख की है, और उसके बाद करती है तो 10 लाख की है, फिर 20 लाख की है। लेकिन अब इसमें ये पेनल्टी लगने के बाद जो टेलीकॉम कंपनियां हैं और जो ट्राई है, इन दोनों के बीच में विवाद आ गया, और ये हो सकता है कि अब कोर्ट में चला जाए मामला। आज एच डी एफ सी बैंक का शेयर क्यों गिरा, देखो क्या है, एच डी एफ सी बैंक का जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशो है ना, वो 90 के आसपास पहुंच गया है। और जो आप देख रहे होंगे एक चीज को, जो प्राइवेट बैंक है और जो पीएसयू बैंक है, इनमें जो पीएसयू बैंक है ना, उनका जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशो है वो थोड़ा ठीक है, और जो प्राइवेट बैंक है उनका खराब है। और जब भी क्रेडिट डिपॉजिट रेशो 90 के पार पहुंच जाए ना, तो इन बैंकों के लिए रिस्क माना जाता है, क्योंकि इनका जो कॉस्ट ऑफ फंड रेशियो बढ़ रहा है। कॉस्ट ऑफ फंड मतलब इन लोगों को अपनी ब्याज दरों में कमी नहीं कर सकते, क्योंकि जब सीधी सी समझो ना, जिस हिसाब से ये लोन बांट रहे हैं उस हिसाब से इनके पास में ब्याज मतलब पैसा आ नहीं रहा है, तो क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ फंड रेशो इनके पास में कम रहेगा। अब ये किन कस्टमरों को टैकल करते हैं, ये ज्यादातर जो प्रीमियम क्लास है उन्हें टैकल करते हैं। और वो क्या कर रहे हैं, जिस तरह से गोल्ड और सिल्वर और चांदी और मतलब इन सब चीजों के जो रेट बढ़ रहे हैं ना, तो वो अपने डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लास में पैसे को घुमा रहे हैं। ऐसा नहीं अकेले शेयर मार्केट में भी लगा रहे हैं, गोल्ड में भी लगा रहे हैं, सिल्वर में भी लगा रहे हैं ना। तो अब पहले क्या था, डायरेक्ट कम बैंक में रखते थे, लेकिन अब बैंक में जो इनका डिपॉजिट रेशो है वो घट रहा है। और जो क्रेडिट रेशो, क्योंकि ये क्या है, अच्छे लोन को थोड़ा सा जांच करते हैं लेकिन उसके बाद देते हैं, तो इनका जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशो है ना वो गड़बड़ चल रहा है, जिसलिए आज एच डी एफ सी बैंक के अंदर गिरावट देखने के लिए मिली। अगर इनका मतलब कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट रेशो देखोगे तो पीएसयू बैंकों का ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है, पब्लिक सेक्टर यूनिट बैंक, क्योंकि उसमें जो ज्यादातर है जनधन खाते मान लो या जैसे भी, वो प्रीमियम क्लास को भी टैकल करते हैं। ऐसा नहीं कि सब प्राइवेट बैंक ही करते हैं, लेकिन ज्यादातर जो बिजनेसमैन है वो प्राइवेट बैंक को प्रेफर करते हैं। कारण ये है कि उस पर एक तो क्या है ना, कि जल्दी और किसी भी चीज में क्विक वाली जो कंडीशन है वो हो जाती है। सरकारी बैंक तो सरक सरक का ही काम होता है, हाँ देखेंगे करेंगे होगा। तो जब तक स्टॉक मार्केट, अब फिर से स्टॉक मार्केट की बात कर लेते हैं। देखो क्या है कि स्टॉक मार्केट की बात करी नहीं है आज। देखो सिंपल सी बात, आप ये समझो कि आज विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भी आज बिकवाली करी 108 करोड़ रुपए की। घरेलू संस्थागत निवेशकों ने आज तुम्हारा लगभग लगभग ये मान कर लो 1700 1750 करोड़ रुपए, नहीं 1749 करोड़ रुपए की बिकवाली करी है। ऑल ओवर एफआईआई ने बिकवाली करी है और डीआईआई ने खरीदारी करी है। आज भी 92 दिन भी डीआईआई खरीद रही है, लेकिन एफआईआई ने आज माल बेचा है। और इंडेक्स वाइज अभी इंडेक्स के आंकड़े नहीं आए, इंडेक्स वाइज निकाल के देखोगे तो दबा के बेचा होगा। घटना कुछ ऐसी है क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, उनने भारत की जो डील है वो करने से मना कर दिया है। उनने कह दिया कि भारत अपने एग्रीकल्चर मार्केट, डेयरी मार्केट खोल नहीं रहा, इसलिए भारत के साथ में अमेरिका का डील करने का कोई अभी महत्व बनता नहीं है। और भारत किन किन शर्तों पर मानेगा, हालांकि अभी तक तो मार्च तक का टाइम रखा गया है कि इस मार्च तक डील हो जाएगी, लेकिन ये डील मार्च तक खींच खींच दी इन्होंने, 3 महीने का टाइम और दे दिया। इसका मतलब ये है कि अभी उनका कुछ इरादा सही नजर नहीं आ रहा है डील को लेकर। अब हम बात कर लें कि हमारा क्या है, या वेनेजुएला वाले मामले से भारत पे इतना इम्पैक्ट क्यों पड़ेगा। देखो वेनेजुएला से भारत को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, 1% का इम्पैक्ट पड़ना था, जो होना था हो गया वो। क्योंकि 1% और भारत को फायदा ही है। फायदा इस बात का है क्योंकि 8,400 करोड़ रुपए का जो फंड है ना, जो अमेरिका के सैंक्शन लगाने के कारण वेनेजुएला में भारत की ओएनजीसी कंपनी का फंसा हुआ है, तो अब वो निकल जाएगा। क्योंकि सैंक्शन के कारण वो डिविडेंड वगैरह जो पैसा है वो नहीं निकल पा रहा था, अब वो सैंक्शन हट जाएंगे वहां से तो वो पैसा भारत को मिल जाएगा। लेकिन जो तेल के कुएं हैं जो भी हैं, कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनियां भी हैं, सिपरा है, डॉक्टर रेड्डी है, वे कंपनियां भी काम करती हैं, लेकिन वो जो काम चल रहे हैं वो चलते रहेंगे, उनमें कितना इम्पैक्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। वीडियो लंबी हो गई हो तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जो भी क्वेरी हो उसे कमेंट बॉक्स में जाकर पिन करें। आज के लिए इतना ही, चैनल को लाइक करें। धन्यवाद, थैंक यू। कमेंट जरूर करा करें।